दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल और यूपीआरवीएनएल के लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित डेली 25 क्वेश्चन की अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अब तक 3 सीरीज अपलोड कर चुके हैं और आज ही अपनी सीरीज नंबर 4 है। प्रत्येक सीरीज में 25 क्वेश्चन होते हैं। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं और कारण सहित उसका उत्तर बताते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे आया। सभी क्वेश्चंस को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? एक मोटर ऐसी है, अच्छा इसका दूसरी तरीके से भी क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है और वो है कि निम्न में से कौन सी मोटर मैकेनिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशन से मुक्त है, यानी जिसमें यांत्रिक और चुंबकीय कंपन नहीं होते हैं, इसीलिए तो कोई शोर नहीं होता। और अब तो आप उत्तर भी समझ गए होंगे। उत्तर आएगा डी, स्ट्रेसिस मोटर। इस मोटर का रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का होता है, हाई रेटेंटिविटी यानी उच्च धारण क्षमता का होता है। इसके रोटर पर ना तो कोई स्लॉट होते हैं ना ही कोई टीथ होते हैं। कोई किसी प्रकार की इसके रोटर पर वाइंडिंग नहीं होती है, इसलिए ये मोटर मैग्नेटिक और मैकेनिकल वाइब्रेशन फ्री है और शोर रहित परिचालन प्रदान करती है। इसलिए जिन उपकरणों में नॉइस सेंसिटिव हो वहाँ इसका उपयोग सबसे अधिक करेंगे, जैसे टेप रिकॉर्डर सिस्टम। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है? एनटीसी। मोस्टली एनटीसी और पीटीसी दो तरह के अपने को मटेरियल्स मिलते हैं, धनात्मक ताप गुणांक और ऋणात्मक ताप गुणांक, यानी प्रतिरोध बढ़ने पर ताप का घटना और प्रतिरोध बढ़ने पर ताप का बढ़ना, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करें पित्तल, पारा और सिल्वर यानी ब्रास, मरकरी और सिल्वर यानी चांदी, तो इनका तो होता है पीटीसी। ताप बढ़ने पर इनका प्रतिरोध हमेशा बढ़ता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट होता है एनटीसी, यानी ताप बढ़ने पर इसका प्रतिरोध घटता है। अम्लीय विलयन होता है एक तरह का। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी है? देखो क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करता है ऑप्शंस पर। अब इसमें जैसे ऑप्शन आता है तो सिलिकॉन स्टील रहती है, सबसे अधिक उपयोग में लेते हैं। जैसे जैसे ऑप्शन बढ़ते जाते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी हाई आ जाती है तो फेराइट कोर लेते हैं, और अधिक हो तो एयर कोर यानी वायु कोर भी लेते हैं ट्रांसफार्मर के लिए। फिर सिलिकॉन स्टील भी ज़्यादा बेटर नहीं रहता। लेकिन बात कर रहे हैं कि हम उस कोर को बनाएंगे कैसे, उसका निर्माण कैसे होगा, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड बोलते हैं, कि ठंडा करके फोर्जिंग करके दानेदार धातु को यूज करते हुए हम बनाते हैं जो सिलिकॉन स्टील होती है उसका। तो अभी अपने इस क्वेश्चन का आंसर सी रहेगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पुश पुल एम्पलीफायर में प्रयुक्त होने वाले दोनों ट्रांजिस्टर, देखो पुश और पुल नाम से ही पता लग रहा होगा, एक ऐसा एम्पलीफायर का प्रकार होता है जिसमें दो ट्रांजिस्टर होते हैं, दो सेट होते हैं। एक इनपुट देता है, एक उसी के इनपुट को लेता है, यानी एक है जो पुश कर रहा है, एक उसको पुल कर रहा है, यानी एक धक्का मार रहा है, एक उसको खींच रहा है। दो सेट होते हैं एक साथ। तो ये दोनों ही ट्रांजिस्टर जो होते हैं ना, ये क्लास बी प्रकार के ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेट होते हैं। पुश पुल एम्पलीफायर क्लास बी प्रकार का एम्पलीफायर माना जाता है। तो बी ऑप्शन की ओर जाएंगे हम, क्लास बी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मापी यंत्रों में सबसे इफेक्टिव डैम्पिंग प्रणाली कौन सी है? अवमंदक प्रणाली दोलन को समाप्त करने के लिए लगाई जाती है। जो इंडिकेटिंग यानी सूचक मापी यंत्र होते हैं उनमें पॉइंटर को फाइनल रीडिंग पर स्थिर करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये दोलन उत्पन्न क्यों हुए थे? ये कंट्रोलिंग टॉर्क और डेफ्लेक्टिंग टॉर्क की दोनों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण विक्षेपक बल और नियंत्रक बल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में वर्क करते हैं, इसलिए उनकी आपसी प्रतिक्रिया के कारण पॉइंटर में दोलन उत्पन्न होते हैं। और यदि उचित अवमंदन की व्यवस्था ना की जाए तो दोलन के कारण पॉइंटर फाइनल रीडिंग पर कभी स्थिर हो ही नहीं पाता है।
इसलिए फाइनल रीडिंग पर स्थिर करने के लिए अवमंदन बल का उपयोग करते हैं। सबसे अधिक जिस विधि का उपयोग करते हैं वो है एडी करंट अवमंदक प्रणाली। हालांकि मूविंग कॉयल मीटरों में इनका ज़्यादा उपयोग करते हैं। MI टाइप मीटर हो मूविंग आयरन प्रकार के तो उनमें वायु घर्षण विधि भी अपन काम में लेते हैं। पैनल में जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इक्विपमेंट लगते हो तो उनमें द्रव घर्षण का उपयोग करते हैं, जबकि ग्रेविटी तो कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रकार है, डैम्पिंग टॉर्क का नहीं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दो कॉइल के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 हेनरी का है। यदि धारा परिवर्तन की दर 2 एम्पियर प्रति सेकंड हो तो उस दूसरी कॉइल में EMF कितना होगा। बड़ा सिंपल है, L इंटू डिफरेंस इन टाइम बटे डिफरेंस इन करंट बटे डिफरेंस इन टाइम। यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस का मान कितना है, धारा में परिवर्तन की दर कितनी है। दोनों चीज़ें सिंपल दे रखी है। 5 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस है और धारा परिवर्तन की दर कितनी है 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10 वोल्ट। दोस्तों क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन प्रीवियस एग्ज़ाम पर बेस्ड ही ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, स्पेशल UPPCL और UPRNL। प्रीवियस एग्ज़ाम में इसी लेवल के टेक्निकल के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने भी उसी लेवल के दिए हैं। टफ लेवल का भी दे रहे हैं तो वो टॉपिक वाइज चल ही रहा है। प्ले लिस्ट में जाकर आप टफ लेवल के क्वेश्चनों की PDF भी देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि DOL स्टार्टर द्वारा प्रचालित एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। शॉर्ट सर्किट के बचाव के लिए फ्यूज होते हैं और इनको बैकअप फ्यूज कहा जाता है। 9 वोल्ट कॉइल, इसको कॉन्टेक्टर कॉइल या होल्डिंग कॉइल भी बोलते हैं, और इसका काम है कि जब सप्लाई हो तो कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखना ताकि मोटर लगातार चलती रहे, और जब सप्लाई चली जाए तो कॉन्टेक्टर को ड्रॉप करवा देना ताकि सप्लाई फिर से आए तो मोटर डायरेक्ट स्टार्ट ना हो। ओवरलोड रिले तब प्रचालित होती है जब धारा निर्धारित मान से अधिक हो जाती हो और मोटर को ओवरलोड दोष से बचाव करवाती है। अभी अपना आंसर डी रहेगा, बैकअप फ्यूज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सीरीज संयोजित 3 प्रतिरोधकों में पहला प्रतिरोध 10 ओम का, दूसरा प्रतिरोध पहले का 2 गुना तथा तीसरा दूसरे का 3 गुना है तो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। बड़ा सिंपल है, फर्स्ट वाला कितने का है 10। सीरीज में कुल प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला तो हम सबको याद है, R1 + R2 + R3 करना है। जब फर्स्ट प्रतिरोधक 10 ओम का है तो दूसरा उसका 2 गुना यानी 20 ओम का हो गया। तीसरा जो है वो दूसरे का 3 गुना है, ध्यान से समझिएगा, दूसरे का 3 गुना यानी वो कितने का हो गया 60 ओम का। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 ओम आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना बी रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 3 फेज और 3 HP की एक मोटर डेल्टा में संयोजित है, पूर्ण भार पर इसकी धारा कितनी होगी। सिंपल और शॉर्ट वे में याद रखें, 1 HP की 3 फेज इंडक्शन मोटर पूर्ण भार पर 1.5 एम्पीयर करंट लेती है। ये शॉर्ट और सटीक आंसर होता है इसका, इसलिए 3 HP की मोटर 4.5 एम्पीयर करंट लेगी, 4.5 एम्पीयर इसका आपने आंसर कर देंगे। यानी HP को 1.5 से आप मल्टीप्लाई कर दो, उसका करंट आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी किस बात पर निर्भर करती है। दोस्तों फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में रोटर फ्रीक्वेंसी से संबंधित न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो हम सब जानते हैं रोटर फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला होता है S × F, यानी अंशीय स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो किस बात पर निर्भर कर रही है, स्लिप पर, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर। अब दोनों में से देखो हमें एक ही ऑप्शन दिया गया है, स्लिप की मात्रा। सप्लाई फ्रीक्वेंसी तो हमें ऑप्शन ही नहीं दिया, तो हम ए ऑप्शन कर देंगे, स्लिप की मात्रा। यानी रोटर की फ्रीक्वेंसी 2 कारकों पर निर्भर करती है, शॉर्ट में आप इसे याद रखें। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है एक साइन वेव की कोणीय आवृत्ति 120 पाई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। देखियो कोणीय आवृत्ति जो होती है इसका मान हमें दे दिया कितना 120 पाई, लेकिन एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मान 2 पाई f के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखें। यानी 2 × पाई × f हम करेंगे तो वो 120 पाई के बराबर होना चाहिए। देखो जब हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो 2 पाई को इससे
डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम 2 पाई से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज उत्तर आएगा। क्वेश्चन का आंसर डी कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, 2 पाई एफ के बराबर इसका मान होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेड एसिड सेल में धनात्मक प्लेटों की संख्या 8 है, तो सेल में टोटल प्लेट कितनी होगी। दोस्तों पहली बात तो ये ध्यान रखें कि लेड एसिड सेल में कुल प्लेटों की संख्या सदैव विषम होगी, हमेशा विषम संख्या होगी, कभी भी सम संख्या नहीं होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो नेगेटिव प्लेट होती है वो पॉजिटिव प्लेट से एक अधिक होती है। जितनी पॉजिटिव प्लेटें होगी नेगेटिव उनसे एक हमेशा अधिक होगी, और इसके दो कारण हैं। ताकि पॉजिटिव प्लेट दोनों ओर से काम कर सके, पॉजिटिव प्लेट को दोनों ओर से यांत्रिक मजबूती मिले, ये दो कारण होते हैं। इस वजह से हम एक प्लेट नेगेटिव वाली को अधिक रखते हैं। जब पॉजिटिव 8 है तो नेगेटिव कितनी होगी 9, तो टोटल प्लेटें कितनी होगी 17। ध्यान रखें हमसे यहाँ पर टोटल प्लेटें पूछी गई है, तो 17 प्लेटें होगी। हम क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन में सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज रोकने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। सपोर्ट बोलते हैं क्रॉस आर्म को, जिन पर हमने लाइन को सपोर्ट दिया है। अब लाइन के चालकों से होते हुए अर्थ में लीकेज करंट ना आए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, लाइन में इंसुलेटर लगाएंगे। क्रॉस आर्म के ऊपर इंसुलेटर इसीलिए लगाए जाते हैं जिन पर हम लाइन के कंडक्टर्स को आसानी से स्थापना कर देते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर 0.8 पावर फैक्टर पर 800 किलोवाट की पावर आउटपुट देता है, इसकी रेटिंग कितनी होगी। देखो रेटिंग MVA या KVA में कैलकुलेट की जाती है, हम KVA की ओर ही चलते हैं। KVA की जब रीडिंग कैलकुलेट करनी हो तो फॉर्मूला होता है किलोवाट बटे पावर फैक्टर। किलोवाट में पावर फैक्टर का भाग दे दो, किलोवाट कितना है 800, पावर फैक्टर कितना है 0.8, कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर कितना आया 1000 KVA। अब देखो अपने पास दो ऑप्शन हो गए, या तो आंसर हमें मिले 1000 KVA, लेकिन ऐसा कहीं भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन अपने पास बनेगा 1 MVA मेगा वोल्ट एम्पियर, क्योंकि 3 जीरो 1000 वाली और 3 जीरो किलो की, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे तो ये हो गई 6 जीरो, और 10 की पावर 6 को हम मेगा लिखते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए रहेगा 1 मेगा वोल्ट एम्पियर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका है। अर्थ के प्रतिरोध को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला है कि प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, इलेक्ट्रोडों को अधिक गहराई तक स्थापना कर दी जाए, कई इलेक्ट्रोडों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए। अब यहाँ तो अपना ए ये ऑप्शन सही है, एक ही है, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। लेकिन ये भी ध्यान रखना पेपर में अपोजिट तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, लैंग्वेज चेंज करके भी दे सकते हैं कि निम्न में से कौन सा अर्थ के प्रतिरोध को कम करने का तरीका नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी दे सकता है। और फिर क्या क्या देता हमें, तो यहाँ से देखो इलेक्ट्रोडों की गहराई अधिक कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडों को समांतर में जोड़ सकते हैं, प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो इन तीनों तरीकों से कम हो सकता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वैद्युतिक डायग्राम में निम्नलिखित चिन्ह किसके लिए काम में लेते हैं। यानी हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं और ऐसा डायग्राम हम देख रहे हैं जो कि पूरी तरह से स्टार भी नहीं है लेकिन स्टार से मिलता जुलता भी है, तो दोस्तों ऐसे सर्किट को हम इंटर स्टार संयोजन बोलते हैं। और इंटर स्टार का ही दूसरा नाम जिगजैग कनेक्शन होता है, यानी 3 फेज 3 वायर जिगजैग कनेक्शन ये कहलाता है। सी ऑप्शन करना है, ठीक है। पूरी तरह से स्टार भी नहीं है, और डेल्टा का संयोजन तो हम जानते हैं अलग होता ही है, तो इंटर स्टार या जिगजैग होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर 45 वोल्ट की डीसी आउटपुट देता है, तो इनपुट एसी का मान कितना होगा। देखो इनपुट एसी जो है इसमें कैसे आउटपुट देता है वो, तो आउटपुट डीसी के लिए फॉर्मूला होता है 0.45 इंटू VRMS या इनपुट एसी। जब इनपुट एसी कैलकुलेट करना है तो 0.45 का उसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे।
45 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, ये किसी संख्या का 0.45 गुना था। कैलकुलेशन करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 10 वोल्ट, सॉरी 100 वोल्ट। कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा, 100 वोल्ट। यानी इनपुट में हमने इसको 100 वोल्ट दिया है तो आउटपुट में हमें कितना दे रहा है, 45 वोल्ट दे रहा है। फॉर्मूला याद रखें, आउटपुट डीसी बराबर 0.45 इंटू VRMS होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बाईपोलर डीसी लाइन में कितने चालक होते हैं। दोस्तों डीसी की ट्रांसमिशन लाइन 3 तरह की होती है, बाईपोलर, यूनिपोलर, होमोपोलर। यूनिपोलर में 1 चालक होता है, बाईपोलर में 2 होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। होमोपोलर में 1 से अधिक होते हैं, लेकिन वो केवल एक ही होते हैं, जैसे धनात्मक जा रहा है, और उन सब का कॉमन ग्राउंड रिटर्न के रूप में वर्क करता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 4 पिकोफैरेड के 2 कैपेसिटर सीरीज में संयोजित है, इनकी कुल धारिता कितनी होगी। दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीरीज में कैपेसिटर की कैपेसिटी घटती है, याद रखिएगा। तो 4 पिकोफैरेड वाले जब 2 है तो कितने हो जाएंगे, 4/2 यानी 2 पिकोफैरेड। कुल धारिता कितनी होगी, 2 पिकोफैरेड के बराबर। यदि ये दोनों कैपेसिटर समांतर में होते तब याद रखिएगा कि समांतर में कैपेसिटी बढ़ती है, और 4 पिकोफैरेड वालों की दोनों की टोटल कितनी हो जाती, 8 पिकोफैरेड। यानी कैपेसिटर का श्रेणी समांतर प्रतिरोध की श्रेणी समांतर का जस्ट विपरीत होता है, अपोजिट होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, सॉरी मीटर का आंतरिक प्रतिरोध है, मीटर कौन सा है ये नहीं बताया हमें। मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 20 ओम है, 2 एम्पियर धारा पर FSD देता है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, यानी एज ए एमीटर यूज किया जा रहा है। यदि इसे एज ए वोल्ट मीटर यूज करें तो इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन कितना होगा। बड़ा सिंपल है, मीटर का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उसको RM से दर्शाया जाता है। वह वैल्यू जिस पर फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है वह भी मीटर की ही वैल्यू कहलाती है। जब धारा के मामले में देता हो तो IM होगा, और वोल्टेज के संदर्भ में फुल रीडिंग देता हो तो VM हो जाता। अब RM और IM हमें दिया हुआ है, VM की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। देखो वैसे तो सीधा सीधा आंसर ये याद रखना कि एम्पेयर मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, तो यदि एक एम्पेयर मीटर को समांतर में लगा दिया जाएगा तो वो जल जाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा। उसी सप्लाई वोल्टेज पर मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन यदि उसको एज ए मेजरमेंट के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन देता है तो उसकी डिफ्लेक्शन में चेंजेज आता है, और वो कितना हो जाएगा, 20 × 2 यानी 40 वोल्ट FSD देता है। यानी ऐसा वोल्ट मीटर बन सकता है कि हम इससे 40 वोल्ट माप सकते थे। क्वेश्चन का आंसर अपना B रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन में 33 किलोवोल्ट 110 वोल्ट की PT यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। PT की सेकेंडरी में संयोजित वोल्ट मीटर 100 वोल्ट रीडिंग देता है। इसकी लाइन वोल्टेज का मान कितना होगा। दोस्तों CT और PT इंडक्शन मीटरों के साथ हाई वोल्टेज और हाई करंट मापन के लिए काम में लेते हैं। PT वोल्टेज को स्टेप डाउन करती है, CT करंट को स्टेप डाउन करती है। कम की गई वोल्टेज और धारा को आसानी से हम माप लेते हैं। जब इनके लिए वास्तविक करंट की वोल्टेज की गणना का फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला रहता है PTR × वोल्ट मीटर की रीडिंग। यानी जो PT का रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए वोल्ट मीटर की रीडिंग से। जो PT का रेशियो है उसको वोल्ट मीटर की रीडिंग से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उत्तर कितना आएगा, 30,000 वोल्ट यानी 30 किलो वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर अपना A रहेगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विभवमापी में कितने टर्मिनल होते हैं। विभवमापी को इंग्लिश में पोटेंशियोमीटर कहते हैं, और पोटेंशियोमीटर एक तरह से वेरिएबल रेजिस्टर या वेरिएबल रियोस्टेट की तरह ही काम करता है। और परिवर्ती प्रतिरोधक जो होते हैं उनमें 3 सिरे होते हैं, 2 तो फिक्स रहते हैं और तीसरे को हम वेरी करके प्रतिरोध के मान को चेंज करते हैं। यानी नियत मान के जो प्रतिरोधक होते हैं उनमें 2 सिरे, परिवर्ती मान के प्रतिरोधक होते हैं उनमें 3 सिरे होते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
एक एंड गेट का आउटपुट उच्च केवल तब होता है जब, देखो एंड गेट होता है सीरीज संयोजित स्विच की भांति, और हम सब जानते हैं कि सीरीज में यदि स्विच लगे हुए हैं तो उपकरण तभी वर्क करेगा जब सभी स्विच ऑन हो, यानी सभी स्विच कुछ ना कुछ इनपुट देते हो। तो एंड गेट से आउटपुट तब मिलेगा जब सभी इनपुट हाई हो, यानी सब इनपुट 1 1 1 होंगे तो ही आउटपुट में 1 मिलेगा, चाहे एंड गेट में 2 इनपुट हो या एंड गेट में 3 इनपुट हो। यदि एक भी इनपुट लो रह जाता है तो एंड गेट का आउटपुट हमेशा लो ही होगा। आउटपुट हाई की केवल एक ही अवस्था होती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, बाइनरी अनुक्रम में कितने बाइट है। ये क्वेश्चन कल मैंने कंप्यूटर वाले में भी दिया था, उम्मीद करता हूँ वहाँ भी आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर मैंने ये पूछा था कि निबल कितने, और यहाँ पूछ रहा हूँ बाइट कितने। देखो बाइट जो होती है ना, ये 8 बिट को मिल करके बनती है। बाइनरी का प्रत्येक अंक 1 बिट कहलाता है, यानी इन सब को यदि हम जोड़ देते हैं, इनको काउंट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगी बिट, और उसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा बाइट। यानी इन सबको गिनेंगे तो इनको आप काउंट करें, ये आएगी 16। इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितने बने, 2 बाइट। यानी इस बाइनरी में बाइट कितने हैं, 2। अगर निब्बल के बारे में पूछ लिया होता तो 4। यदि बिट कितनी है ये पूछ लिया होता तब बी, यानी 16 बिट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, 220 वोल्ट सप्लाई से संयोजित डीसी मोटर में आर्मेचर धारा 10 एम्पियर है, फील्ड का प्रतिरोध 0.2 ओम, आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5 ओम है, आर्मेचर के सिरों पर वोल्टेज कितनी होगी। देखो मोटर में आर्मेचर के सिरों पर वोल्टेज हमें पूछा गया, तो मोटर में क्या होगा कि एक तो सीरीज मोटर है, तो जो सप्लाई के टर्मिनल्स है वहाँ से जो वोल्टेज हमें मिलकर आ रही थी उसमें से हमें फील्ड की ड्रॉप को माइनस कर देना है। जैसे यहाँ से 10 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है तो फील्ड का प्रतिरोध 2 ओम है, और यहाँ से भी तो 10 एम्पीयर का करंट ही फ्लो होगा ना, क्योंकि सीरीज में सब धाराएं बराबर होती है। यानी सीरीज फील्ड पर क्या होगा, 2 वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा। हमने 220 वोल्ट यहाँ बाहर टर्मिनल पर दिया था, 2 वोल्ट सीरीज में ड्रॉप हो गया तो आर्मेचर के सिरे यहाँ इन पर कितनी आएगी, 218 वोल्ट। क्वेश्चन का आंसर अपना ए हो जाएगा। अभी अपन से आर्मेचर में वोल्टेज का मान नहीं पूछा, नहीं तो उसमें आर्मेचर के प्रतिरोध वाली ड्रॉप भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती और फिर रह जाता 213 वोल्ट। यानी बैक ईएमएफ के लिए अगर एज ए वैल्यू हम कैलकुलेट करते तो वो 213 वोल्ट होती। तो बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है प्लीज़ आप सभी में शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।